देश की बात में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजश्री। पाकिस्तान ने एक बार फिर कुलभूषण जाधव से मुलाकात की, भारत की मांग को ठुकरा दिया है और भारत ने इसको कैसे लिया है इस पर हम नजर रखेंगे। भारत के राजदूत गौतम बंबावले ने पाकिस्तान के विदेश सचिव से मिलकर भारत की कौन कौन सी मांग रखी है और इस पर पाकिस्तान ने क्यों इनकार किया है और इस इनकार के मायने क्या हो सकते हैं, भारत इसको कैसे लेगा, आने वाले दिनों में इससे दोनों देशों के संबंध पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये पूरी रिपोर्ट हम आपके सामने रखेंगे। कश्मीर में सीआरपीएफ जवान से बदसलूकी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्र विरोधी तेवर भी सामने आ रहे हैं। ये तेवर कैसे हैं, क्यों हैं, इसको भी तलाशेंगे। बताएंगे क्या ये दल आतंकवादियों के दबाव में ऐसा कर रहे हैं या फिर कोई और ही वजह है। जब बात वजह की हो रही है तो बाबा साहब आम्बेडकर को भी आज 126वीं जयंती पर पूरा देश याद कर रहा है और इस वजह से कई कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर भीम आधार पे ऐप भी लॉन्च किया है और साथ ही ये संदेश दिया है कि अम्बेडकर की राह पर ही चलना सबसे सही होगा। क्या वाकई सियासी दल इस बात को मान रहे हैं? कौन सा सियासी दल कितना अम्बेडकर को मानता है और किस लिए मानता है, ये रिपोर्ट भी हम आपके सामने रखेंगे। अम्बेडकर आज की सियासत में कहाँ हैं, आज के समाज में कहाँ हैं, इसे भी तलाशेंगे। मायावती और दूसरे दलों ने भी अम्बेडकर को याद किया, लेकिन क्या अम्बेडकर को उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर याद कर लेने से हम उनके सपनों के भारत का निर्माण कर लेंगे, दलितों को समाज में उनका हक दिला सकेंगे? आज हम अपने स्पेशल सेगमेंट सुनिए सरकार में इसी पहलू पर बात करेंगे, इसी की जांच करेंगे। साथ ही मायावती ने ईवीएम पर चल रही सियासत के बहाने नए दोस्तों के लिए जो अपने दरवाजे खुले रखने के संकेत दिए हैं, उन संकेतों से क्या समझा जाए कि आने वाले दिनों में विपक्ष की सियासत में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है या मायावती डर गई हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। यूपी में मिली करारी हार के बाद शायद मायावती समझ भी गई हैं कि एकला चलो की जो उनकी नीति है अब सफल नहीं होगी। ऐसे में हम आपको बताएंगे क्या देश में एक और एंटी बीजेपी फ्रंट बन पाएगा और क्या होगा उसका हश्र यदि वो बनता है तो। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में घर घर बिजली के लक्ष्य पर चलते हुए केंद्र और राज्य सरकार के बीच कौन से महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं और इससे कितना फर्क पड़ेगा, कितनी देर तक बिजली आपके घर में रहेगी, ये हम आपको बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपको दिखाएंगे कि अफगानिस्तान पर बम गिराकर क्या अमेरिका उत्तरी कोरिया को कड़ा संदेश देना चाहता है या फिर ट्रंप किसी भी तरह से ये बताना चाहते हैं कि वो अपने देश में मजबूत हैं और जो वो फैसला लेंगे वो ले सकते हैं। तो इसको भी तलाशने की कोशिश करेंगे और अदालत की तमाम खबरों पर भी हमारी नज़र रहेगी। आज गुड फ्राइडे था, कई जगह पर छुट्टियां थी, लेकिन फिर भी जो खबरें हमारे पास हैं उन खबरों को और भी हम तफसील से बताएंगे आपको कि आने वाले दिनों में अदालती दुनिया में क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ हुआ है। आपको दिखाएंगे इतिहास की भी बात कि आज का दिन इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण रहा है और एक ऐसे सुर को याद करेंगे, एक ऐसी आवाज़ को याद करेंगे जहां भारत और पाकिस्तान बिल्कुल आमने सामने से खड़े हैं, हर बात पर भिड़ रहे हैं। हम खुद सभी नाराज़ हैं जाधव के मसले पर पाकिस्तान से, लेकिन एक सुरीली आवाज़ ऐसी थी जो भारत से पाकिस्तान चली गई, लेकिन उस आवाज़ के दीवाने आज भी भारत में हैं। और तब जब वो आवाज़ गई थी तब एक वक्त ऐसा भी था जब भारत और पाकिस्तान में जब युद्ध हुआ तो उस आवाज़ को सुनने वाले दोनों ही देश के जवान थे। वो आवाज़ कौन सी थी, उस आवाज़ को भी याद करेंगे आज हम अपने अंतिम सेगमेंट में। सचिन तेंदुलकर पर एक फिल्म बन रही है, उस फिल्म का क्या हाल है और कैसा उसका प्रोमो है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के देश की बात के इस नए सफ़र को। पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव की भारतीय उच्चायुक्त अधिकारियों से मुलाकात की भारत की मांग को ठुकरा दिया है। पाक विदेश सचिव तहमीना जंजुआ ने कहा कि चूंकि वो एक जासूस हैं, लिहाजा उच्चायुक्त अधिकारियों से मुलाकात की मांग स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत के उच्चायुक्त गौतम बंबावले ने पाक विदेश सचिव तहमीना जंजुआ से मुलाकात के दौरान चार्जशीट की कॉपी देने की मांग की थी। पीएम नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि भारत ने भी पाकिस्तान के कई कैदियों को कॉन्सुलेट एक्सेस नहीं दिया है, इसलिए हम भी नहीं देंगे। लेकिन
जाधव के पूरे मामले में कई गड़बड़ियां हैं, कई कानूनी खामियां हैं और इन खामियों के आधार पर पाकिस्तान के लिए ये फैसला इतना आसान भी नहीं है। भारत उन तमाम खामियों को तलाश भी रहा है और उन पर कार्रवाई करने पर विचार भी कर रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। पिछले साल मार्च से लेकर अब तक भारत 13 बार पाकिस्तान जेल में बंद कुलभूषण जाधव से मिलने की इजाजत मांग चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार इस अनुरोध को ठुकरा दिया। वियना संधि के मुताबिक अगर विदेश में किसी भी देश का नागरिक गिरफ्तार होता है तो अपने दूतावास के अधिकारियों से मुलाकात का उसका हक होता है। इस बीच मोदी सरकार कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। इसके लिए मिलिट्री ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की जा सकती है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कह चुकी हैं कि जाधव को बचाने के लिए सरकार किसी भी हद तक जाएगी। कुलभूषण जाधव के खिलाफ जो चार्जशीट है और कुलभूषण जाधव के खिलाफ जो मिलिट्री कोर्ट का जो फैसला है, इसके हमें सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए और जब तक हमें ये पता नहीं है कि चार्जशीट क्या है और फैसला क्या है, हम अपील कैसे करेंगे। तो ये सबसे पहला मुद्दा। उधर अमेरिका में रह रहे बलूची भी कुलभूषण मामले में भारत के समर्थन में आगे आए हैं। बलूच नेता ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि कुलभूषण के खिलाफ कोई भी कार्रवाई इस्लामाबाद को महंगी पड़ सकती है। We 25 million Baloch, all of us are Kulbushin Jadaf. All of us. And 1.25 billion people of India are all Kulbushin Jadaf. Pakistan military, if it tries to harm Kulbushin, the death sentence for Kulbushin Jadaf is the first sentence in the obituary for the Islamic Republic of Pakistan. भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि उन्हें कुलभूषण यादव के ठिकाने या हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। कुलभूषण पर सेना की अदालत में मुकदमा चलाने की जानकारी भी भारत को नहीं दी गई थी। वहीं लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि अगर कोई वकील जाधव की पैरवी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर भारतीय उच्चायुक्त ने पाकिस्तान के काउंसुलर एक्सेस के मांग को ठुकराने पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसकी अनुमति मिलनी ही चाहिए और किसी भी हाल में पाकिस्तान इसे ठुकरा नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि पहले भी ऐसा हुआ है, जब भारत में कोई बंदी हुआ है उसको पाकिस्तान तक काउंसुलर एक्सेस नहीं मिला है। इसी आधार पर हम भी ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन भारत तमाम वो रास्ते तलाश रहा है जिसके जरिए कुलभूषण जाधव तक पहुंचा जा सके। सेक्रेटरी साहिबा से ये कहा कि हमने पिछले कुछ महीनों में 13 बार लिखित में कुलभूषण जाधव का कॉन्सुलर एक्सेस मांगा है। आज तक इसका ना कोई जवाब मिला है, ना कॉन्सुलर एक्सेस मिली है। हमने ये कहा है कि यह भारतीय नागरिक है और इंटरनेशनल लॉ के तहत हमें कॉन्सुलर एक्सेस मिलनी चाहिए। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा है कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को वापस लाने के लिए सरकार पूरी कोशिश करेगी और उनकी वापसी के लिए जो कुछ भी करना होगा, जहां तक जाना होगा, सरकार सब कुछ करेगी और इस पूरे मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया जाएगा। और आप देख रहे हैं देश की बात, और पूरा देश कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए दुआ मांग रहा है। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि कुलभूषण जाधव को देश में वापस बुलाया जा सके। और आप भी यदि कुलभूषण के समर्थन में और उनके परिवार के हौसला अफजाई के लिए खड़े होना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमें अपना संदेश सोशल मीडिया पर भेज सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। #JusticeForJadhav, ये हमने वो लिंक बनाया है जो कि आप ट्विटर पेज पर हमारे इस लिंक को लिखकर #JusticeForJadhav लिखने के बाद आप अपना संदेश लिखें और हमारे ट्विटर पेज पर ट्वीट कर दें। APN न्यूज इंडिया, ये हमारा ट्विटर पेज है, इसे आप फॉलो करें और इस पर #JusticeForJadhav लिखने के बाद आप अपना संदेश लिखें। हम आपके संदेश को उनके परिवार तक भी पहुंचाएंगे और सरकार तक भी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643106027। यहाँ पर आप अपने वीडियो संदेश हम तक पहुँचा सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, APN न्यूज इंडिया, और यहाँ पर आप अपनी प्रतिक्रिया भी लिख सकते हैं। हमसे ईमेल के द्वारा जुड़ने के लिए contact@apnlive.com पर आप जुड़ सकते हैं।
और अब कुलभूषण जाधव से आगे बढ़ते हैं और बात कश्मीर के करते हैं। हथियारों से लैस सेना के जवानों पर कुछ बहके कश्मीरी युवाओं के हमले के मामले में 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। इस बीच क्रिकेटर गौतम गंभीर के बाद अब बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने भी जवानों पर हमले की हरकत को कायराना करार देते हुए संयम बरतने के लिए जवानों की तारीफ की है। वहीं गौतम गंभीर को लेकर सत्तारूढ़ पीडीपी के आपत्तिजनक बयान पर सवाल उठ रहे हैं और कुछ ऐसे ही सवाल कुछ खास हरकतों पर उठ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। देखिए रिपोर्ट। देश की रक्षा में लगे अपने जवानों की ये तस्वीर देखकर भला किस भारतीय का खून नहीं खोलेगा। कुछ उत्पाती युवकों के सामने हथियारबंद जवानों की बेबसी पर गुस्सा आना वाजिब है, लेकिन उपद्रवियों पर बंदूक न उठाकर जवान अपने उस चेहरे को दुनिया के सामने लाए जिस चेहरे को अमन की चाहत है। पत्थरबाजों से लहूलुहान हुई घाटी में शांति बहाली एक बड़ी जिम्मेदारी है। जवानों ने संयम बरतकर उन पत्थरबाजों को भी शांतिपूर्ण तरीके से कड़ा संदेश दिया जो आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई में बाधक बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन डर ये है कि कहीं इस संयम को कमजोरी न समझ लिया जाए और इसीलिए देश के अलग अलग हिस्सों से जवानों के खिलाफ इस हरकत को लेकर गुस्सा भी अब लगातार फूट रहा है। पोलिंग स्टेशन से अपनी ड्यूटी खत्म कर वापस लौट रहे जवानों के साथ कुछ युवकों ने बदसलूकी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुआ और इसे देखकर कड़ी प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हुआ। दोस्तों, आजकल एक वीडियो प्रचलित हो रहा है जहां पर सैनिकों की एक टोली हथियारों के साथ लैस होने के बावजूद नियमों का पालन करते हुए जा रही है और उन लोगों पर, उन कायर लोगों पर बिल्कुल हाथ नहीं उठा रही है जो उनका मजाक कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उन्हें चपत लगा रहे हैं, उनके हेलमेट गिरा रहे हैं। इट्स टाइम टू गेट टुगेदर एंड एक्सपोज नॉट ओनली दिस फ्रिंज एलिमेंट्स, दिस टेररिस्ट लविंग पीपल, बट ऑल्सो दोज पीपल who do not comment when something like this happens. क्रिकेटर गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग के ट्वीट के बाद अभिनेता अनुपम खेर ने भी बहके कश्मीरी युवाओं की तरफ से जवानों पर किए गए हमले की तीखी आलोचना की। अनुपम का कहना है कि यही वक्त है जब ऐसे जिहाद पसंद लोगों को बेनकाब किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और हाल के दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के बयानों ने सभी को हैरान कर दिया है। भले ही फारूक अब्दुल्ला के बयान के मायने कुछ और हों, लेकिन उनके बयानों से अलगाववादियों का हौसला तो बढ़ा ही है। यही हाल अब सत्तारूढ़ पीडीपी का भी है। पीडीपी ने भी क्रिकेटर गौतम गंभीर की सेना के जवानों के साथ कश्मीरी युवाओं की बदसलूकी पर टिप्पणी की और उसकी आलोचना की है। दरअसल दोनों सियासी दल जम्मू कश्मीर में अपनी सियासत चमकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी लगातार कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर की सियासत है क्या और क्यों ये दल बार बार बदल जाते हैं। भारतीय सेना को ताकत दिखाने के बजाय सहने का हुक्म मिला है। इन तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि सेना को उकसाने की किस हद तक कोशिश हो रही है। इससे ये भी साफ है कि जम्मू कश्मीर की महबूबा सरकार के शासन में अलगाववादियों के हौसले किस हद तक बुलंद हैं। अपने हाथ बंधे होने की वजह से सेना को हर बदतमीजी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के हौसले पीडीपी की सरकार आने के बाद बहुत बढ़े हैं, क्योंकि पीडीपी भी सरकार में आने से पहले इनके सुर में सुर मिलाकर बात करती थी। तब फारूक अब्दुल्ला राष्ट्रवादी बातें किया करते थे क्योंकि वो सत्ता में थे। लेकिन पीडीपी और बीजेपी के बीच हुए गठजोड़ में घाटी में सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने का मौका भी विपक्ष को दे दिया और इस मौके का फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस जमकर उठा रही है। ये वही फारूक और उमर अब्दुल्ला हैं जो एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने को तैयार बैठे थे, लेकिन बीजेपी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ सरकार बनाई। मुफ्ती के इंतकाल के बाद महबूबा को बागडोर दी गई, लेकिन बीजेपी से रिश्तों को तोड़ने का दबाव भी बढ़ा। इस फैसले में भी खासा वक्त लगा। कई सीनियर लीडर पार्टी छोड़ भी गए। महबूबा के मुख्यमंत्री बनने के बाद घाटी में एक बार फिर से अशांति का माहौल बन गया। उन पर बीजेपी और आरएसएस के एजेंडों पर काम करने का आरोप लगा। दूसरी तरफ अलगाववादी नेताओं ने बातचीत का माहौल बनने से रोकने की हर संभव कोशिश की।
पाकिस्तानी पैसे और एजेंडे पर ये लोग काम करते रहे और कश्मीरी युवाओं को अलगाववादियों ने ढाल बनाना शुरू कर दिया। घाटी में एक तरह से जंग का मैदान बना दिया गया और 90 के दशक के कश्मीर का मंजर एक बार फिर उभर गया। फारूक अब्दुल्ला जब श्रीनगर सीट से लोकसभा चुनाव में उतरे तो उन्होंने किसी न किसी बहाने और तरीके से अलगाववादियों की वकालत शुरू कर दी। उन्होंने फिर पाकिस्तान से बात करने की हिमायत भी की। There are many stone pelters who are probably government paid to create situations so that people don't come out and vote. You have to investigate such things. Don't, just brush everybody with. उधर महबूबा मुफ्ती को बीजेपी से मिलकर सरकार बनाने की वजह से अपनी बोलचाल और काम का अंदाज बदलना पड़ा, जिसकी कीमत पीडीपी को चुकानी पड़ रही है। लेकिन मौके बेमौके उसे भी किसी न किसी रूप में कश्मीर की फिजा के मुताबिक अपना रूप बदलना पड़ता है। असलियत ये है कि हुर्रियत से लेकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी अपने अपने फायदे की सियासत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर अम्बेडकर जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब को आज याद किया और युवाओं को उनकी दिखाई हुई राह पर चलने की सलाह दी। नागपुर में पीएम मोदी ने कहा कि बाबा साहब ने तमाम सामाजिक बंधनों और छुआछूत के बाद भी हिंदुस्तान को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाई है। भारत के इतिहास में उनके योगदान को कम करके कतई आंका नहीं जा सकता। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भीम आधार ऐप भी लॉन्च किया। देश की राजनीति में विरासत की सियासत काफी पुरानी है। कई पार्टियों महापुरुषों को बतौर ब्रांड इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन इस वक्त देश में दलित सियासत जोरों पर है। लिहाजा संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सबके चहेते बन गए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में दीक्षा भूमि पहुंचकर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने बाबा साहब अंबेडकर को भगवान का दर्जा दिया। कैसा महान व्यक्तित्व होगा। हम शिवजी को जब उनकी महानता की चर्चा सुनते हैं तो कहते हैं जहर पी लिया है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जीवन में हर पल जहर पीते पीते भी हम लोगों के लिए अमृत वर्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को बाबा साहब अंबेडकर से प्रेरणा लेने की जरूरत है, जिन्होंने तमाम विरोधों को सहकर भी देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई और देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भीम आधार पे ऐप की शुरुआत की। भीम आधार पे के तहत कोई भी पेमेंट करने के लिए आपका बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही आपको अपना आधार नंबर भी याद रखना होगा। पीएम मोदी ने कहा, आने वाले वक्त में डिजी धन ही हमारा निजी धन होगा। पिछले कुछ दिनों से डिजिटल इंडिया की दिशा में हम काम कर रहे हैं और बहुत व्यापक रूप से काम कर रहे हैं। उसका एक फर्क है डिजी धन, और मेरा मत है वो दिन दूर नहीं होगा, गरीब से गरीब व्यक्ति कहने लगेगा डिजी धन निजी धन। ये डिजी धन निजी धन ये गरीब की आवाज बनने वाला है। भीम ऐप का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखा गया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि केंद्र सरकार की कोशिश बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने की है, जिसमें समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी संसाधनों की पहुंच हो। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो अपने स्पेशल सेगमेंट में भी आज हमने बाबा साहब अंबेडकर को ही चुना है और ये सेगमेंट है सुनिए सरकार, और इसके तहत आज हम बात कर रहे हैं अंबेडकर और उनके विचारों की। तमाम नेताओं को आज हमने दिन भर सुना और हर किसी ने यही हमें सिखाया कि बाबा साहब अंबेडकर की राह पर चलना चाहिए। हमारा सवाल है कि क्या अंबेडकर को उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर याद कर लेने से हमारा इस महापुरुष के प्रति कर्तव्य पूरा हो जाता है? क्या हम कुछ कार्यक्रम आयोजित कर उनके सपनों के भारत का निर्माण कर पाएंगे? शायद नहीं। जानते हैं आज के सियासत में अंबेडकर का महत्व क्या है और क्यों
हर दल अंबेडकर से अपनी नजदीकी दिखाना चाहता है। देखिए हमारी खास पेशकश, सुनिए सरकार। देश में दलित राजनीति की अहमियत लगातार बढ़ती जा रही है। दलितों की हमदर्दी और वोट पाने के लिए बाबा साहब को पूजा जाने लगा है। कांग्रेस, बीएसपी और बीजेपी दलित वोटों के लिए अंबेडकर को अपना अपना प्रतीक बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन सचमुच डॉक्टर अंबेडकर हैं किसके और कौन दलितों का इतना सगा है? दलित वोट के नाम पर क्या हम प्रतीकों को महज उनका उपयोग करके और भुलाते रहेंगे, या वाकई बाबा साहब अंबेडकर के रास्ते पर चलना इतना मुश्किल है कि हम उस पर केवल राजनीति करते हैं पर चलते नहीं हैं? प्रधानमंत्री मोदी के इस बात से कि हर किसी को बाबा साहब अंबेडकर के रास्ते पर चलना चाहिए बहुत उम्मीद जगती है। प्रधानमंत्री में जननायक बनने की पूरी क्षमता है, इसलिए हमें उम्मीद भी है कि उनका ये सुझाव हर दल, खुद बीजेपी और उनके सांसद और उनके कार्यकर्ता भी इस पर अमल करेंगे। और प्रधानमंत्री का ये सुझाव है, इससे जाहिर सी बात है कि युवा भी जो उनसे जुड़े हैं ज़रूर इस पर अमल करेंगे। हालांकि अंबेडकर और उनकी सियासत बहुत साफ तौर पर नज़र नहीं आती और उन पर की जा रही सियासत के कई मायने नज़र आते हैं। इन मायनों को समझते हैं और अंबेडकर की राह पर चलना कितना आसान है ये भी आपको समझाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा था। उनका मानना था कि हिंदू धर्म में रहते हुए सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और अस्पृश्यता खत्म नहीं हो सकती, दलितों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। बाबा साहब के बाद कई राजनीतिक पार्टियों ने दलित वोट बैंक के सहारे अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की, लेकिन सही मायने में कांशीराम ने दलितों की अवस्था को सुधारने का आंदोलन शुरू किया। कांशीराम के आंदोलन की बुनियाद पर ही पिछले 25 बरस से मायावती राजनीति कर रही हैं। लेकिन मायावती ने भी सरकार बनाने के बाद अंबेडकर की मूर्तियां तो लगा दी, लेकिन दलितों की सामाजिक राजनीतिक स्थिति में सुधार की ठोस योजनाएं लागू नहीं की। उन्होंने अंबेडकर के नाम पर पार्क तो बनवाए, लेकिन वो नहीं जानती थी कि दमित शोषित दलित को इस पार्कों में बैठकर चैन के 2 पल गुजारने के लिए 2 वक्त की रोटी की जरूरत होती है। बीएसपी दलितों से अपनी पहचान खोती गई और पैसों से चलने वाली पार्टी के रूप में बदनाम कर दी गई। कांग्रेस पहले ही दलितों का भरोसा खो चुकी थी। ब्राह्मण, दलित, मुसलमान का उसका वोट बैंक मंडल राजनीति की भेंट चढ़ गया। उसकी बुनियाद पर बीएसपी का वोट बैंक खड़ा हो गया। ब्राह्मणों को जोड़कर बहुजन समाज से सर्वजन की पार्टी बन गई बीएसपी। ब्राह्मणों की पूछ बढ़ गई, लेकिन ब्राह्मणवादी राजनीति की सदियों से शिकार दलितों का भरोसा मायावती से टूटता चला गया। बीजेपी ने सुनियोजित तरीके से बीएसपी को जाटवों की पार्टी बताया और अंबेडकर की राजनीतिक मूर्ति पूजा शुरू कर दी। दलितों में मत विभाजन का फायदा उसे आज इतना मिला कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सभी 17 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। आज पूरे देश में बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास सबसे अधिक दलित सांसद और विधायक हैं। इस रणनीति की पहली कामयाबी हरियाणा में दिखाई दी, जहां बड़े पैमाने पर दलित वोट लेकर बीजेपी ने अपने बूते पर बहुमत हासिल करने में सफलता प्राप्त की। आज अंबेडकर को वही पार्टी अपना बता रही है जो मनुवादी व्यवस्था की पक्षधर है और आरक्षण के खिलाफ है। ऊना की मिसाल देख साफ है कि बीजेपी दलितों को गुजरात में भी ऊंची जातियों के अत्याचार से बचा नहीं सकी। यहाँ तक कि संवेदना का एक शब्द भी पार्टी नेतृत्व ने नहीं कहा। लेकिन बहुत सी दलित जातियां ऐसी हैं जिनको आजादी के बाद से आज तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं पहुंचा। उनको भेदभाव, छूत से आज तक आजादी नहीं मिल सकी। उन जातियों को लुभाने में बीजेपी को कुछ हद तक कामयाबी मिल गई, लेकिन भीम ऐप जारी करने, अंबेडकर के नाम पर छुट्टी घोषित करने, बाबा साहब को भगवान बताना और अपनी पार्टी के महापुरुषों में शुमार करने से इनकी हालत में कोई सुधार नहीं होगा। गौ रक्षा के नाम पर इन पर होने वाले अत्याचार को रोकना होगा और इनकी सामाजिक आर्थिक हालत को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और जिस बाबा साहब को आज प्रधानमंत्री मोदी ने शिव का रूप एक तरह से बताया, उन्हीं बाबा साहब ने कभी कहा था कि हिंदू जो हैं वो भारत के बीमार लोग हैं। और अब बाबा साहब कितना रास आते हैं बीजेपी को, ये समझने वाली चीज़ है। और बीजेपी ही नहीं, इसमें हर पार्टी, हर दल जो कि बाबा साहब के विचारों से पूरी तरह से इत्तेफाक भी नहीं रखता,
जब जरूरत होती है अपने हिसाब से उनका उपयोग करती है। और इसमें सबसे आगे यदि कोई दल है तो वो है बीएसपी। अम्बेडकर जयंती पर आज बीएसपी मुखिया मायावती ने भी लखनऊ के अम्बेडकर स्मृति उपवन में आयोजित एक समारोह में बाबा साहब को उन्होंने याद किया। हालांकि इस मौके पर मायावती को चुनावी हकीकत का भी शायद एहसास हुआ। यही कारण है कि अभी तक गठबंधन से परहेज करने वाली मायावती अब दूसरे दलों से हाथ मिलाने को तैयार दिख रही हैं। गौरतलब है कि बाबा साहब अम्बेडकर का उपयोग जितना बीएसपी ने किया है और उसमें भी विशेष तौर पर जितना मायावती ने किया है, शायद ही कम दल और कम नेताओं ने किया होगा। मैं इस संदर्भ में इस बात को रख रही हूँ, जब आप किसी भी उद्यान में जाएंगे, विशेषकर लखनऊ या नोएडा के उद्यान में जाएं, अम्बेडकर उद्यान में, आपको भीमराव अम्बेडकर के बाबा साहब के मूर्ति के साथ साथ कई और मूर्तियां दिखती हैं, जिसमें मायावती की भी मूर्ति दिखती है। आप समझ सकते हैं कि मायावती किस ऊंचाई तक जाना चाहती थी। बहरहाल इस वक्त मायावती क्या स्थिति है और क्यों वो दूसरों का हाथ, दूसरों का साथ तलाश रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। इससे पहले हर साल अंबेडकर जयंती पर पूरे देश से बसपाइयों का हुजूम पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लेता रहा, लेकिन इस बार लखनऊ के अंबेडकर स्मृति उपवन में बीएसपी के समारोह पर विधानसभा चुनाव में हार का असर साफ दिखा। मायावती के भाषणों में विरोधियों के प्रति तलखी में भी कोई कमी नहीं दिखी। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की 4 बार यहाँ सरकार बनी है, तो तब से अकेले उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इनके अनुयायियों के वोटों के स्वार्थ में अब सभी विरोधी पार्टियां वे उनकी सरकारें इनकी जयंती मनाने लगी हैं। लेकिन मायावती को अंदाजा हो गया है कि लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त की वजह से आगे की राह आसान नहीं है। शायद इसलिए इन्हीं शब्द बाणों के बीच उन्होंने ईवीएम पर रही सियासत के बहाने नए दोस्तों के लिए अपने दरवाजे खुले रखने के संकेत दे दिए। ईवीएम के विरोध में 11 अप्रैल को बड़ा भारी धरना प्रदर्शन किया है। ईवीएम में जो की गई धांधली थी उसके विरोध में बड़ा भारी धरना प्रदर्शन किया है। तो क्या बुआ और बबुआ यानी कि मायावती और अखिलेश यादव के बीच बात बन सकती है? विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले अखिलेश यादव ने भी ऐसे ही संकेत दिए थे। समाजवादी और कांग्रेस दोनों ही को अच्छी सीटें जीतने नहीं, अकेले ही सरकार बनाएंगे। हाँ, अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा। यही नहीं, मायावती ने इस मौके पर अपने सगे उद्योगपति भाई आनंद को अब बीएसपी का उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी है और समाजवादी पार्टी को इसमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा। हालांकि बीजेपी मायावती की इस पहल को तवज्जो नहीं दे रही। देखिए, मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ कि राजनीति में कौन आए, रिश्तेदार है, बेटा है, भाई है, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये कोई नया नहीं है, हर पार्टी में ही रहा है। देखिए, मिले तो सब एक साथ थे ही। आपको भी स्मरण है और राज्य की जनता को भी स्मरण होगा कि 10 वर्षों की जो केंद्र की यूपीए सरकार थी उसको समाजवादी पार्टी भी समर्थन दे रही थी और बसपा भी समर्थन दे रही थी। साफ है कि राजनीतिक मजबूरियां दोनों ही दलों को एक दूसरे के करीब ला रही हों। साथ ही इन दलों को ये भी लग रहा है कि बीजेपी की बढ़त को रोकने का यही तरीका रह गया है। इतिहास भी इस बात का गवाह रहा, चाहे वो 1977 हो या फिर 1989, जब कांग्रेस को रोकने के लिए सभी विपक्षी दल एक हो गए थे। अब फर्क सिर्फ इतना है कि कभी इन्हीं गठबंधनों का हिस्सा रही बीजेपी के खिलाफ बाकी दल एकजुट होने की कवायद कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या नया समीकरण गठबंधन बिखरने का पुराना इतिहास दोहराएगा या फिर नया अध्याय लिखेगा? लखनऊ में विक्रम मिश्रा के साथ किरण सिंह, एपीएन। इस बीच एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि कांग्रेस अब कमजोर हो गई है और बीजेपी को रोकने के लिए उसके पास क्षेत्रीय दलों से महागठबंधन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है।
वॉर में अपनी आत्मकथा अपनी शर्तों पर जमीनी हकीकत से सत्ता के गलियारों तक में लिखा है उन्होंने कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के विकल्प के रूप में उभरने का कार्य चुनौतीपूर्ण दिख रहा है। कांग्रेस के पास बीजेपी की बढ़त को रोकने के लिए छोटे और क्षेत्रीय दलों से हाथ मिलाने के अलावा कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए जरूरी है कि वो इन दलों की अहमियत को समझे। उधर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में भी देश में मोदी लहर के बरकरार होने से विपक्षी दलों की उम्मीदों पर घड़ों पानी फिर गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव तो दूर की बात है, अब बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती को अपनी राज्यसभा की सीट बचाने के भी लाले पड़ रहे हैं। इसलिए मायावती समेत सभी विपक्षी दलों के सुर बदलने लगे हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया, और महागठबंधन की संभावना भी तलाशी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस भी अपने आप को पीछे नहीं दिखाना चाहती और लगातार सभी दलों के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहना चाहती है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अपने वोट बैंक पर बड़ा गुमान था। हालांकि पिछले कई चुनाव से बीएसपी की सीटों और वोट फीसदी में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन यूपी के विधानसभा चुनाव में महज 19 सीटों पर सिमटी बीएसपी ने मायावती को जमीन पर ला दिया है। अब वो भी सांप्रदायिक ताकतों को रोकने और ईवीएम में गड़बड़ की मुखालिफत के बहाने दूसरे दलों को साथ आने का न्योता दे रही हैं। यही हाल कमोबेश सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी है। वो पहले ही बुआ का साथ मांगने की बात कह चुके हैं। चुनावी समीकरण बताते हैं कि अगर सपा, बसपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते तो किसी भी सूरत में बीजेपी की जीत नहीं होती। ये हकीकत अब तीनों दलों को समझ में आने लगी है। इसी तरह शारदा और नारदा मामले में फंसी टीएमसी की नेता ममता बनर्जी के भी तेवर देखने लायक थे। ममता बनर्जी ने नोटबंदी के खिलाफ आंदोलन की बात करने के लिए अपने धुर विरोधी पार्टी सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी को खुद फोन मिलाया था, लेकिन सीपीएम के पश्चिम बंगाल में मिली हार के जख्म अभी भरे नहीं थे, सो येचुरी ने बहुत तवज्जो नहीं दी। लेकिन पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में बीजेपी का वोट 8% से 30% हो गया और वो दूसरे पायदान पर आ गई। पश्चिम बंगाल में ममता की मदद से ही सेंध लगाने वाली बीजेपी अब ममता और कॉमरेडों दोनों के लिए बड़ा खतरा बन गई है। ऐसे में रणनीतिक तरीके से महागठबंधन से जुड़ने के आसार नजर आने लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जनता दल यूनाइटेड के साथ है। नीतीश कुमार ने हाल ही में बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों से एक होने की गुहार लगाई थी, लेकिन नीतीश की मौके बेमौके बीजेपी की तारीफ करने और कार्यक्रमों और भोज के बहाने मेल मुलाकात लगातार बढ़ती जा रही है। नोटबंदी से लेकर तमाम मुद्दों पर उनका रवैया विपक्ष से अलग नजर आया। यही हाल एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का है, वो भी विपक्ष को भरोसेमंद नजर नहीं आ रहे। इन नेताओं की प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा भी महागठबंधन के गठन के आड़े आ रही है। राहुल गांधी की छवि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की है, तो अखिलेश का कद अभी इतना बड़ा नहीं हुआ। ऐसे में गठबंधन का नेता कौन होगा, ये तय करना मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी के बढ़ते कद को देखकर सब दही हांडी का खेल खेलने का मन भी बना रहे हैं। इसका पहला संकेत उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और बीएसपी के मुलायम हुए सुरों से मिल रहा है। वहीं बीजेपी के कांटे कुछ क्षेत्रीय दल भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आरएलडी को तो तिनके की भी तलाश है, तो नवीन पटनायक की नाक के नीचे से सत्ता छीनने में लगी बीजेपी से बीजेडी का भी मोह भंग दिखाई दे रहा है। वैसे भी सत्ता पाने की संभावना देख 2019 के पहले महागठबंधन एक बड़ा रूप ले सकता है। लेकिन नई बात यह है कि जिस तरह कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए पहले गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया जाता था, इस बार गैर बीजेपी वाद के झंडे तले सभी दलों को इकट्ठा होना होगा। रजत मिश्रा, एपीएन। सियासत से एक अच्छी खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में घर घर तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के तहत केंद्र और यूपी सरकार के बीच आज एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। लखनऊ में आज पावर फॉर ऑल प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के मौके पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मौजूद रहे और कई घोषणाएं की। यूपी में हर शहर, हर गांव और हर घर को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के योगी सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता हुआ। केंद्र की ओर से केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पीयूष गोयल और यूपी सरकार की ओर से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पावर फॉर ऑल पर दस्तखत किए। और इतना डिटेल्ड इसमें एनालिसिस है आज की स्थिति का और एक रोड मैप है
कि कैसे जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में हर घर तक बिजली पहुंचे, कैसे सुनिश्चित किया जाए कि हर एक को 24 घंटे बिजली मिले, किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले, उद्योग, लघु उद्योग, दुकानदार, व्यवसाय चलाने वाले सभी को कभी इन्वर्टर ना चलाना पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा, सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ इस समझौते का पालन करेगी। माननीय केंद्रीय मंत्री जी की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन के कुल 8 उपकेंद्र, जिनकी लागत लगभग 331.69 करोड़ है, एवं विभिन्न डिस्कॉम के 15 उपकेंद्र, जिनकी लागत 7.560 करोड़ है, को भी लोकार्पित करेंगे। देश के ज्यादातर राज्य केंद्र की योजना पावर फॉर ऑल से जुड़ चुके हैं। यूपी को इसमें जोड़ने की कोशिश 3 साल से हो रही थी, लेकिन अब जाकर इसमें कामयाबी मिली है। पावर फॉर ऑल कार्यक्रम के तहत आने वाले राज्यों को साल 2019 तक 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान है। इस मौके पर यूपी सरकार ने बिजली समस्या के निपटारे के लिए प्रदेश में 1912 फोन नंबर सेवा का ऐलान भी किया। इस नंबर पर उपभोक्ता बिजली से जुड़ी अपनी समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। इस बीच यूपी सरकार महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर होने वाली छुट्टियों को खत्म करने जा रही है। सरकार की योजना है कि छुट्टियों की जगह इस दिन छात्रों को उन महापुरुषों के जीवन से जुड़ी तमाम घटनाएं बताई जाएं, ताकि छात्रों को अपने इतिहास और महापुरुषों के बारे में पूरी जानकारी हो सके। यूपी में स्कूलों में 220 दिनों का शैक्षणिक सत्र होना चाहिए, लेकिन अलग अलग तरह की छुट्टियों के चलते स्कूल महज 120 दिन ही चल पाते हैं। ऐसे में शिक्षा के स्तर में गिरावट होना लाजमी है। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि उनकी कोशिश स्कूलों में शैक्षणिक सत्र बढ़ाने की है, और इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए उन्होंने महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के नाम पर छुट्टियों की लंबी सूची पर कैची चला दी है। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि महापुरुषों के नाम पर छुट्टियों की परंपरा बंद होगी। महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर बच्चों को उन महापुरुषों के जीवन से जुड़ी बातों को बताया जाएगा। यूपी में सियासत के नाम पर अब तक 42 छुट्टियां घोषित की जा चुकी हैं। इसमें 17 छुट्टियां ऐसी हैं जो सीधे तौर पर जातीय गणित को साधने के लिए की गई है। छुट्टियों के मामले में यूपी देश में पहले नंबर पर है। अगर इन घोषित छुट्टियों में 52 शनिवार और रविवार जोड़ दिया जाए तो कुल 146 दिन सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। इसमें कर्मचारियों को मिलने वाले 15 अर्न्ड लीव और 14 कैजुअल लीव शामिल करें तो करीब 175 दिन की छुट्टी होती है। इस हिसाब से लगभग 6 महीने कर्मचारियों को दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। भले ही शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों को ये फैसला नागवार गुजरे, लेकिन इसे अच्छा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि सिर्फ नकल बंद करके शिक्षा का स्तर नहीं सुधारा जा सकता। इसके लिए शिक्षण के स्तर और घंटे भी बढ़ाना जरूरी होगा। ऐसे में अभिभावकों का मानना है कि स्कूलों में सीसीटीवी और बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था होनी भी जरूरी है, वरना यूपी के स्कूलों और शिक्षा का स्तर सुधारना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और आप देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने तय किया है कि अब वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं करेगी और सिर्फ सकारात्मक प्रचार पर फोकस करेगी। दिल्ली में सत्ताधारी आप के लिए एमसीडी चुनाव कड़ी परीक्षा माना जा रहा है। दिल्ली में उपचुनाव के बाद एक बार फिर एमसीडी चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 23 अप्रैल को वोटिंग है और ऐसे में पार्टियों में नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। खासकर बीजेपी में दूसरे दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। आप नेता के बाद कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए। आज कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि एमसीडी में बीजेपी का ही कब्जा रहेगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को सबक सिखाएगी। तमिलनाडु के किसानों ने शुक्रवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर साड़ी पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। सूखे से प्रभावित ये किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये किसान रोचक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड की कामयाबी के बाद अब जूलियट मंचलों से लड़कियों और महिलाओं की रक्षा करेगी।
यूपी पुलिस ने अब सिविल ड्रेस में संवेदनशील जगहों पर महिला पुलिस कर्मियों को तैनात करने का फैसला किया है। महिला पुलिस की इस तैनाती का मकसद भीड़ भाड़ वाले इलाके जैसे बाजार, कॉलेज, स्कूल, सिनेमा घरों के आसपास लड़कियों और महिलाओं को तंग करने वाले शौदों को पकड़ना और उन्हें कानून के मुताबिक सजा दिलवाना है। मोदी सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों के लिए सर्विस चार्ज माफ कर दिया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इस बात की सूचना दी और कहा कि सभी होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को सर्विस चार्ज न लेने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इस साल जनवरी में सरकार ने कहा था कि होटल और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज भरना कस्टमर के लिए जरूरी नहीं है। ये पूरी तरह से कस्टमर की मर्जी पर है कि वो सर्विस चार्ज भरना चाहता है या नहीं। ऑपरेशन क्लीन मनी के दूसरे चरण में आयकर विभाग 60,000 से ज्यादा लोगों की जांच करेगा। शुक्रवार को दोबारा लॉन्च हुए इस ऑपरेशन का मकसद नोटबंदी के बाद पैदा हुए ब्लैक मनी का पता लगाना है। विभाग ने इससे पहले ऑपरेशन क्लीन मनी के पहले चरण में नोटबंदी के दौरान संदिग्ध लेन देन करने वाले 18 लाख लोगों को नोटिस भेज चुका है। आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद काले धन का पता लगाने के लिए क्लीन मनी अभियान का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इसके तहत 60,000 नोटिस जारी किए जाएंगे। सीबीडीटी ने इस बाबत कहा कि आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद से 28 फरवरी तक 9,334 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया। खबर ये आ रही है कि सरकार की ऑपरेशन क्लीन मनी पार्ट 2 के तहत उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो सिस्टम में शामिल होने के बावजूद काले धन का खुलासा नहीं किया, या फिर सरकार को जिन पर संदेह है कि उनके पास बड़ी मात्रा में काला धन है। बताया ये भी जा रहा है कि सरकार की ओर से काला धन रखने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए करीब 3 महीने से तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने ऐसे लोगों की पहचान करने के बाद सूची भी तैयार कर ली है। बताया जा रहा है कि देश में काला धन रखने वालों के अलग अलग खातों की पहचान कर ली गई है और इस दौरान सरकार ने ये पाया कि देश में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कई सारे बैंक खाते हैं और उनमें मोटी रकम जमा कराई गई। ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने इस राशि के बारे में सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, सरकार उन लोगों की सूची तैयार कर चुकी है और अब सरकार की ओर से उसी सूची के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब एक चौंकाने वाली खबर, देश के 1 करोड़ लोगों के बैंक खातों की जानकारी ऑन सेल है। चौंकी नहीं, ये सच है। आपके बैंक अकाउंट से जुड़ी सभी जानकारी सेल वाले रेट से भी सस्ते में उपलब्ध है। पुलिस जांच में पता चला है कि 10 या 20 पैसे में आपके बैंक खाते से जुड़ी जानकारियां बेची जा रही हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाली एक 80 साल की महिला के केस की जांच करते हुए पुलिस को ये जानकारी मिली है। महिला के क्रेडिट कार्ड से 1.46 लाख रुपए उड़ा लिए गए थे। इसी केस की जांच करते हुए पुलिस ने बैंक अकाउंट्स की जानकारी बेचने वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। तो यदि आप अपने बैंक अकाउंट की जानकारी किसी से शेयर करते हैं तो अब एक बार सोचिए, समझिए और ये रिपोर्ट जरूर देखिए। अगर आपको ये लगता है कि बैंकों में आपकी डिटेल साफ है तो ये आपको सावधान हो जाने का वक्त है। देश की राजधानी में दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है जो आपके बैंक डिटेल्स बेच रहा था। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि बैंक खाते से जुड़ी जानकारियां 10 से 20 पैसे के लिए बेची जा रही हैं। दरअसल इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस दिल्ली के ही ग्रेटर कैलाश में 80 वर्षीय महिला के कार्ड से 1.46 लाख रुपए गायब हो जाने की जाँच कर रही थी। दिल्ली पुलिस ने ऐसे समूह का खुलासा किया है जो बैंक अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की संवेदनशील जानकारियां लीक कर रहा है। इन लोगों ने करीब 1 करोड़ लोगों को अपना निशाना बनाया। इतना ही नहीं, ये फेसबुक और व्हाट्सएप डेटा भी लीक कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये मॉड्यूल बैंक अधिकारियों की मदद से चल रहा था। बताया जा रहा है कि जानकारियां लीक की जाती थी, उनमें कार्ड नंबर, कार्ड धारक का नाम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर शामिल है। जांच के दौरान पुलिस ने पूरन गुप्ता नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया, जिसने बताया कि वो डेटा एक साथ बेचता था। 50,000 लोगों की जानकारी बेचने का वो 10 से 20,000 रुपए लेता था। ये लोग जानकारी इकट्ठा करने के लिए बैंक के कर्मचारी बनकर लोगों को फोन करते थे और फिर कार्ड का CVV नंबर और 1 टाइम पासवर्ड पूछते थे, जिससे वो पैसे उड़ाने में सफल हो जाते थे। लोग इनकी जाल में फंसते इसलिए थे क्योंकि इनके पास उनसे जुड़ी सारी जानकारियां होती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN दिल्ली।
और बात ट्रंप की करते हैं। अमेरिका ने गुरुवार को आईएस आतंकियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है, ऐसा अमेरिका दावा कर रहा है। अफगानिस्तान में सुरंगें बनाकर छिपे करीब 7,000 आईएस आतंकियों पर दुनिया का सबसे बड़ा 10,000 किलो का नॉन न्यूक्लियर बम गिराया है, ये अमेरिका ने कहा है। इस हमले में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है, लेकिन कितने मारे गए हैं इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। साथ ही इससे कितना नुकसान हुआ इसका भी पता नहीं चल पाया है। इस बीच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह मिशन बेहद कामयाब रहा और उन्हें अमेरिकी आर्मी पर फख्र है। अफगानिस्तान में अमेरिका की बमबारी ने दुनिया भर को चौंका दिया है। इस बमबारी के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। अमेरिका में ही एक वर्ग का मानना है कि रूस के राष्ट्रपति के अमेरिकी चुनाव में दखल के पक्के सबूत मिलने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का ध्यान बटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और वो दिखाना चाहते हैं कि वो रूस के साथ नहीं है। वहीं ज्यादातर लोगों का मानना है कि अमेरिका ने इस बमबारी के जरिए दुनिया को अपनी ताकत और राजनीतिक दृढ़ता का संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन ये वक्त सही नहीं था। इसी बीच पूरे विश्व से इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गया है और रूस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। सीरिया में बढ़ रहे संघर्ष के बीच अचानक अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर अमेरिकी हमले ने दुनिया भर को चौंका दिया है। अमेरिका ने 11 मार्च को सीरिया के आईएस के ठिकानों की गलत पहचान से बमबारी की थी, जिसमें 18 विद्रोहियों की मौत हो गई थी। इससे पहले जहरीली गैस के इस्तेमाल के विरोध में अमेरिका ने सीरियाई हवाई अड्डों पर मिसाइलों से हमला बोला था। इन हमलों से रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। हालांकि अमेरिकी चुनाव को डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में हैक करने के आरोप पुतिन पर लग रहे हैं। बावजूद उसके अमेरिका और रूस के रिश्ते अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं। मदर ऑफ ऑल बम के इस्तेमाल ने इन हालात को लेकर सबको सोचने को मजबूर कर दिया है। अमेरिका और दुनिया भर में एक वर्ग का मानना है कि अमेरिकी चुनाव में रूसी साजिश के पक्के सबूत मिलते जा रहे हैं। एक ब्रिटिश जासूस ने तो ट्रंप की कैंपेन टीम के 2015 से ही रूसी संपर्क होने की पुष्टि की है। गार्डियन में छपे एक लेख के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पोलैंड, एस्टोनिया की खुफिया एजेंसियों ने अमेरिकी चुनाव के दौरान इन संपर्कों के संकेत दिए। माना जा रहा है कि ट्रंप की टीम के रूसी संपर्क के ठोस सबूत मिलने के बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यही नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के ईमेल की हैकिंग और उन्हें सार्वजनिक करने में भी ट्रंप टीम की संदिग्ध भूमिका के साक्ष्य मिल रहे हैं। अगर इसके भी पक्के सबूत मिले तो इस आधार पर भी मुकदमा किया जा सकता है। इन जानकारों का मानना है कि रूसी साजिश से जुड़े रोज हो रहे खुलासे और नई खबरों से ध्यान बटाने के लिए ट्रंप प्रशासन ने कदम उठाया है। लेकिन महज ध्यान बटाने के लिए 11 टन का बम अफगानिस्तान में गिराना लोगों के गले नहीं उतर रहा। दूसरे वर्ग का मानना है कि उत्तरी कोरिया के सैनिक शासक किम योंग के बगावती तेवर और तीखी भाषा से अमेरिकी राष्ट्रपति भड़क गए हैं। अमेरिका ने उत्तरी कोरिया के लगातार जारी न्यूक्लियर परीक्षणों पर नाराजगी जताई थी। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग ने विशेष सुरक्षा बलों के एक सैन्य अभ्यास की खुद निगरानी की। हाल में ही अमेरिकी बेड़ा भी कोरियाई प्रायद्वीप की तरफ भेजा गया, जिस पर उत्तर कोरिया ने कड़ी आपत्ति जताई। किम जोंग ने कह दिया कि वो भी युद्ध के लिए तैयार है। सीरिया को लेकर पहले से रूस और अमेरिका के बीच अच्छा खासा तनाव बढ़ गया है। चीन भी दक्षिण चीन महासागर में अमेरिकी तैनाती के खिलाफ है। दोनों देशों के बीच पिछले दिनों अच्छी खासी बहस छिड़ चुकी है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया के बीच आपसी समझ भी अच्छी बताई जाती है। वहीं उत्तर कोरिया को चीन और रूस का वरद हस्त मिला हुआ है। ऐसे में इतने बड़े बम को गिराने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, ये समझा जा सकता है। इन लोगों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन ने उत्तरी कोरिया समेत अपने विरोधी देशों को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। ट्रंप एक मजबूत अमेरिका बनाने का नारा देकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। ऐसे में अफगानिस्तान में बम गिराकर रूस से अपनी नजदीकियों की अटकलों पर भी विराम लगाने की कोशिश की है। इसीलिए अफगानिस्तान पर बमबारी के जरिए ट्रंप ने अपना ट्रंप कार्ड खेल दिया है। अमित यादव, एपीएन। और गौरतलब है कि अफगानिस्तान में जिस तरह से लंबे समय से युद्ध की विभीषिका अफगानिस्तान ने झेली है, आतंकवाद की विभीषिका झेली है, इसको मद्देनजर रखते हुए रूस बहुत ही जल्द एक सम्मेलन करने जा रहा था कि किस तरह से अफगानिस्तान में शांति बनाया जाए, और इसमें कई देश जो है वो हिस्सा ले रहे थे। उसके ठीक पहले, उस सम्मेलन के ठीक पहले अमेरिका की ये कार्रवाई इस बात को साबित करती है कि रूस और अमेरिका में
दोनों के बीच कई तरह के भू राजनीतिक द्वंद्व चल रहे हैं। बम की यदि हम बात करें तो 21,600 पाउंड यानी करीब 9,800 किलो वजनी इस बम का नाम GBU-43 है। इसे मदर ऑफ ऑल बम भी कहा जाता है। इस तरह के बम पूरी दुनिया में सिर्फ 15 ही हैं। ये बम 1.5 मील के दायरे में सब कुछ खाक कर देते हैं। ये बम GPS से संचालित होता है और ऐसे में इसका निशाना नहीं चूकता। इस बम को बनाने में तकरीबन 103 करोड़ रुपए का खर्च आता है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा गैर परमाणु बम है। GPS गाइडेड ये बम जमीन से ठीक पहले फटता है और इसका दायरा काफी बड़ा होता है। जमीन के अंदर मौजूद टारगेट को नष्ट करना सबसे बड़ी खासियत है इसकी। मार्च 2003 में इराक युद्ध से ठीक पहले इसका पहला टेस्ट किया गया था। इसमें 11 टन विस्फोटक पदार्थ आता है। ये पहला मौका है जब अमेरिका ने इस बम का इस्तेमाल किया है। इस जानलेवा हथियार को बीच हवा में भी ब्लास्ट किया जाता है जिससे आग फैल जाती है। इसके धमाके का असर इतना जबरदस्त होता है कि टारगेट भाप की तरह उड़ जाता है और निर्माण ढांचे ढह जाते हैं। आसपास के इलाकों में हवा में मौजूद पानी तक सूख जाता है और नंगरहार में ये बम गिराया गया है अफगानिस्तान। और एक और दिलचस्प खबर लेते हैं और ये मुंबई से है। मुंबई में पत्रकारों ने हाई कोर्ट की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला किया है, विशेषकर चीफ जस्टिस के कोर्ट का। ये फैसला हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मंजुला चेल्लूर के उस फैसले के बाद किया गया है जिसमें जर्नलिस्टों के जींस पहनकर आने पर आपत्ति जताई गई थी। चीफ जस्टिस मंजुला चेल्लूर और जस्टिस GS कुलकर्णी ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसिल से पूछा था कि जर्नलिस्टों के लिए कोई ड्रेस कोड है या नहीं। ऐसा पहली बार हुआ जब हाईकोर्ट ने सुनवाई के समय आए जर्नलिस्टों के पहनावे को लेकर कोई आपत्ति जताई हो। वैसे दिसंबर 2011 में भी हाईकोर्ट ने कोर्ट परिसर में आने के लिए सोबर कपड़े पहनने की बात कही थी और इसके लिए कोर्ट के बाहर एक नोटिस भी लगाया गया था और गार्ड्स को भी कहा गया था कि ऐसे ही लोगों को कोर्ट में आना दिए जाए जो सही और कोर्ट के हिसाब से कपड़े पहने हों और यदि कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहना हो तो उसे कोर्ट के परिसर में नहीं आने दिया जाए और अब इसका विरोध हो रहा है। मुंबई की बात हो रही है तो बात फिल्मों की करते हैं। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बैटिंग की तरह उनकी बायोपिक सचिन बिलियन ड्रीम्स का ट्रेलर भी हिट हो रहा है। खेल के मैदान के बाद सिने जगत की दुनिया में भी मास्टर ब्लास्टर की शुरुआत धमाकेदार रही है। हालांकि संसद में उनका नहीं आना एक विवाद को लगातार जन्म दे रहा है और सचिन उस पर कुछ भी अभी तक नहीं बोल पाए हैं, लेकिन अपने इस फिल्मी ट्रेलर पर उन्होंने ये जरूर कहा कि ये वो फिल्म है जो मेरे जीवन के हर पहलू को छूती है। परेशान कर दिया मुझे सोसाइटी के बच्चों ने। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बायोपिक सचिन बिलियन ड्रीम्स के ट्रेलर को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं। खुद सचिन ने सोशल मीडिया पर फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया। ट्रेलर को अब तक फेसबुक और यूट्यूब पर मिलाकर 10 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। नाम क्या बोला अपने भाई का? 2 मिनट 13 सेकंड के इस वीडियो में दर्शकों को सचिन की जिंदगी की पूरी झलक देखने को मिलेगी। ट्रेलर में दर्शक देख सकेंगे कि कैसे सचिन ने क्रिकेट खेलना शुरू किया और कैसे मैच फिक्सिंग मामले के दौरान क्रिकेटर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। रात को सो भी नहीं पाता था। इस बात के काफी सबूत है कि मैच फिक्सिंग हुई थी। ये इंडियन क्रिकेट का सबसे बुरा वक्त था। हर खिलाड़ी को निराशा के ट्रेलर में आपको भारत के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की झलक भी देखने को मिलेगी। ये एक डॉक्यू ड्रामा फिल्म है जिसमें दर्शकों को ज्यादातर ओरिजिनल सीन्स देखने को मिलेंगे। जेम्स एस्कान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में A.R. रहमान ने म्यूजिक दिया है। फिल्म अगले महीने 26 मई को 5 भाषाओं हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी में रिलीज होगी। क्रिकेट खेलना मेरे लिए मंदिर जाने की ब्यूरो रिपोर्ट APN। जो भी फिल्म फ्राइडे यानी शुक्रवार को रिलीज होती है उस फिल्म में कितना दम है ये बताता है हमारा खास शो रियल रियलिटी जो आप हर शुक्रवार 9:30 बजे देखती हैं। तो आज देखिए 9:30 बजे रियल रियलिटी हर्ष के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि बेगम जान का हाल कैसा रहा है, दर्शकों ने फिल्म को कितने स्टार दिए हैं और कैसे रहा भेजा फ्राई का 10 साल का सफर। भेजा फ्राई फिल्म जिसने बहुत हंसाया था लंबे समय के बाद दर्शकों को, उसके 10 साल
पूरे हो गए हैं, तो उनके उसमें काम किए कलाकारों का आज क्या कहना है और आज वो किस तरह से हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। एपीएन से खास बातचीत एक्टर डायरेक्टर रजत कपूर से, और इसके अलावा हमने एक खास तरह का एड भी उसका रिव्यू किया है, और वो एड इसलिए खास है कि सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर एक तरह से वायरल हुआ और सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड हुआ वो यही विज्ञापन है। तो तमाम फिल्म हो या विज्ञापन हो या फिर कलाकार हो, हर किसी को एक मंच पर आने का मौका देता है रील रियलिटी, और ये वो शो है जिसमें आप जानते हैं हर शुक्रवार को कि कौन सी फिल्म आपके लायक सही है, ताकि आपका पैसा भी बर्बाद ना हो। तो आज ज़रूर देखें 9:30 बजे रील रियलिटी। अगर मेरे पिताजी गंधर्व महाविद्यालय में क्लर्क न होते ना, तो मैं कभी सिंगर नहीं बन पाता। पर मैं सिर्फ अच्छा गाना ही नहीं, अच्छा सुनना भी चाहता। मैंने पहली बार उसका रफ कट देखा, तब मुझे लगा यार ये फिल्म तो, इसमें तो दम है फिल्म के अंदर। तो भी ठीक है, फिर भी हमें नहीं पता चला। लेकिन जब पहला प्रीमियर शो हुआ और जिस तरह से लोगों ने रिएक्ट करा उसको, तब कुछ लगा कि यार शायद कुछ खास बन गई है फिल्म। और उसके बाद अगले दिन से तो खैर रिएक्शंस बढ़ते ही गए लोगों के। तो मिलिए रजत कपूर से, और अब बात करते हैं आज के इतिहास की। इतिहास के पन्नों में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। 1659 में आज ही के दिन औरंगजेब ने दिल्ली पर हुकूमत की लड़ाई में अपने भाई दारा शिकोह को हराया था, और 14 अप्रैल को ही औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या कर दी थी। 14 अप्रैल 1865 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को वाशिंगटन के फोर्ड थिएटर में उस समय गोली मार दी गई थी, जब वो आवर अमेरिकन कजिन नाटक देख रहे थे। 14 अप्रैल 1891 में भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, और 14 अप्रैल 1912 में शान शौकत से भरे सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक समुद्र में सफर करते समय हिमखंड से टकरा गया था। टाइटैनिक को इस तरह से तैयार किया गया था कि वो कभी डूबे नहीं, लेकिन एक हिमखंड से टकराकर ये जहाज डूब गया था। 14 अप्रैल 1988 में पूर्व सोवियत संघ ने अमेरिका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जिनेवा में एक समझौता किया, जिसके तहत सोवियत संघ को अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को हटाना था। इसके साथ ही अफगानिस्तान में 1979 से चले आ रहे 9 साल पुराने सोवियत हस्तक्षेप का भी अंत हो गया था। और आज के दिन ही शमशाद बेगम ने जन्म लिया था। आज ही के दिन 1919 में अमृतसर में शमशाद बेगम जन्मी थी, और अपनी खनकती सुरीली आवाज का जादू भी संगीत प्रेमियों के सर पर चढ़कर उन्होंने देखा था कि कैसे वो बोलता है। उस जमाने में भी शमशाद बेगम की आवाज़ के चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। शमशाद बेगम ने अपने गायन करियर की शुरुआत रेडियो से की थी। उनकी पहली हिंदी फिल्म खजांची थी। फिल्म के सारे 9 गाने शमशाद ने गाए थे। उन्होंने 1947 में पेशावर रेडियो के लिए गाना गाया। उनके इस गाने से ओपी नैयर इतने प्रभावित हुए कि उन्हें फिल्म में गाने का मौका दिया। साथ ही उनका एक नया नाम दिया गया, टेम्पल बेल। 50, 60 और 70 के दशक में शमशाद संगीतकारों की पसंदीदा हुआ करती थी। हिंदी फिल्मों के कई सुपरहिट गीत उनके नाम रहे हैं। लेकिन बाद में शमशाद बेगम पाकिस्तान चली गईं, लेकिन प्रसिद्धि की बुलंदियों ने उन्हें लगातार हर तरह से उन्हें एक तरह से स्वर कोकिला के रूप में स्थापित किया। 2009 में भारत सरकार ने शमशाद बेगम को कला के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया था। शमशाद बेगम ने कई भाषाओं में लगभग 60,000 से ज़्यादा गीत गाए और आज भी सबसे ज़्यादा रिमिक्स वाले गाने शमशाद बेगम के ही गाए हुए हैं। और इस वजह से शमशाद बेगम को जब भी याद किया जाता है तो खूबसूरत आवाज़ के लिए याद किया जाता है। तो चलिए शमशाद बेगम के कुछ खूबसूरत गानों के साथ आज हम देश की बात का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार।